डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ओएल एक्सपर्ट अकाउंटेंसी सेशन। सो आज के इस सेशन में हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में आगे पढ़ेंगे एंड आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो होगा क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ लोन। लास्ट सेशन में हमने देखा कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो इधर उसे कैश में पेमेंट करी जा सकती है, इधर कैश एंड लोन में पेमेंट करी जा सकती है, इधर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करके पेमेंट करी जा सकती है। इट टोटली डिपेंड अपॉन द रिमेनिंग पार्टनर कि वो किस तरह से आउटगोइंग पार्टनर को पेमेंट करना चाहते हैं। एंड ये एग्रीमेंट में पहले से ही डिसाइडेड होता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लीव कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, इन दैट केस उसका पार्ट ऑफ शेयर फर्म कैसे पे करेगी। ठीक, सो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा कि कुछ अमाउंट कैश में दिया एंड देन कुछ अमाउंट हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, बट हमने अभी तक ये नहीं देखा था कि उस लोन अकाउंट को सेटलमेंट में हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं किए थे। सो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा, आज का जो क्वेश्चन होगा रिटायरमेंट से रिलेटेड होगा एंड साथ ही साथ सेटलमेंट ऑफ लोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन एंड देखते हैं आज का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आज का क्वेश्चन है विजय, दीपक एंड सागर, तीन पार्टनर्स हैं, ये तीनों शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में प्रॉफिट। ओके, ऑन 31 मार्च 2021 को दीपक डिसाइड करता है कि वो फर्म से रिटायर होना चाहता है। ओके, ऑन द डेट ऑफ दीपक्स रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। ठीक, सो ये होगी पूरी बैलेंस शीट जो कि गिवन है, जो हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी। अब जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंसिडर करनी वो ये है, ऑन दीपक्स रिटायरमेंट इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 51,000, claim for workman compensation was 6,000, investment brought down to 15,000। तो यहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग गिवन है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। दीपक वॉज पेड 10,300 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर किया गया है उसके लोन अकाउंट में। इस लोन को फर्म ने पे किया है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। सो यहाँ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ लोन अकाउंट बनाना है, दिखाना है कि पार्टनर का लोन किस तरह से फर्म पे ऑफ करेगी। सो यहाँ हम सबसे पहले जो प्रिपेयर करेंगे वो क्या प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अलॉन्ग विद दिस वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, जब तक कि वहाँ हमें मतलब देखना होगा कब तक लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है एंड देन जब फाइनली पेड ऑफ हो जाएगा तब तक कि हमें अकाउंटिंग यहाँ दिखानी है। ठीक, तो बिगिन करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। अमाउंट, particular, amount and particular. Okay, so things that we need to consider in revaluation account, we will consider the things that is related to the assets and liability. Okay, the first thing is given, claim for workman compensation was rupees 6,000। सो अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ जाता है तो ये क्या है, ये लायबिलिटी है जो कि फर्म को पे करनी है। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे क्या इसके रिगार्डिंग रिजर्व क्रिएट किया है। अगर रिजर्व क्रिएट किया है तो पहले उसका यूज करेंगे। ठीक, एंड अगर रिजर्व के अमाउंट के अंदर ही ये क्लेम सेटल हो जाता है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की नीड नहीं पड़ेगी। बट व्हाट वी कैन सी हियर कि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट ही नहीं किया गया था। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, अल्टीमेटली लायबिलिटी है जिसे पे करना है। ठीक, तो एक लायबिलिटी में इंक्रीज, एक नई लायबिलिटी आई है, तो इसे हम लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। It is 6,000. Okay, next thing,
इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू 15,000। अब ये क्या है, देखो हमने पढ़ा था अभी तक के चैप्टर्स में कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है, ठीक, इधर इंक्रीज होता है इधर डिक्रीज, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट करेंटली मेंटेन किस रेट पे है, 40,000 पे है, एंड कहा जा रहा है कि उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, मतलब उसकी वैल्यू जो अब हमें कंसिडर करनी है, इट विल बी कंसिडर्ड एट 15,000। सो 40,000 में से सीधे हमें कंसिडर कितनी वैल्यू करनी है, 15,000, ठीक। तो यहाँ रिडक्शन कितने का हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ 25,000। सो वर्कमैन कंपनसेशन की तरह हम एक और रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं जिसका हमने एडजस्टमेंट भी पढ़ा था, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो जैसे हर चैप्टर में, जैसे लाइक चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ पार्टनर, हर चैप्टर में जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करते थे वही हमें यहाँ भी करना है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएटेड था 10,000। तो ये मैंने हमेशा आपको कैसे बताया कि जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो चेंज आएगा उसे डील किया जाएगा विद द फंड दैट इज मेंटेन्ड बाय द फर्म, ठीक। सो यहाँ फर्म ने ऑलरेडी 10,000 का फंड मेंटेन करके रखा था, बट द फर्म वाज ओनली प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज ऑफ ₹10,000, बट चेंज आया कितने का, 25,000 का डिक्रीज आया है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, ठीक। तो ये जो 15,000 का एक्स्ट्रा डिक्रीज है जिसके लिए फंड नहीं क्रिएट किया गया था, इसे हम कहाँ लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि यस फर्म वॉज प्रिपेयर फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रेट, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो हुआ वो एक रिजर्व के अमाउंट से ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ। तो जितना रिजर्व हमने मेंटेन किया था वो तो यूटिलाइज हो गया है, उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो हमने एक्चुअल डिक्रीज देखा है वो हमारे पास कितना है, जो नुकसान हुआ है वो कितने का है, 15,000 का, ठीक। सो ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम लिखेंगे ऑन दी डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट। ओके, बात क्लियर है यहाँ पे, फिर से समझ लो। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 40,000, ठीक। 40,000 से डिक्रीज होके आई वैल्यू 15,000 पे, 15,000 पे आई, तो यहाँ हम डिक्रीज देख रहे हैं कितना हुआ, 25,000 का, ठीक। हम क्या कर रहे थे, हम एक रिजर्व बना के चल रहे थे, मतलब प्रॉफिट में से एक मार्जिन सेट डिसाइड कर रहे थे कि कभी अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसे इस तरह से इस रिजर्व का यूज करके सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। सो इससे अकाउंट्स इफेक्ट नहीं होंगे, बट जो रिजर्व मेंटेन किया था वो 10,000 का मेंटेन किया था, एंड जो रिडक्शन है वो कितने का है, 25,000 का है। सो 10,000 को इससे डील करके जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज है ये हमारे लिए क्या है, ये लॉस है, इसके लिए फर्म वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड इसके लिए कोई रिजर्व नहीं बनाया था। सो एक्चुअल में देखा जाए जो नुकसान उठाना पड़ा है ऑन दी डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज 15,000। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट वॉज रिड्यूस बाय दी 1,000, मतलब जितने भी प्रोविजन क्रिएट किया था उसे हमें 1,000 से डिक्रीज कर देना है। प्रोविजन क्या करते हैं, प्रोविजन डेटर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक। सो इसका मतलब एक एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तो जितना प्रोविजन कम किया जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि वो इतना ही कम इम्पैक्ट करेंगे किसको, डेटर्स की वैल्यू को। सो यहाँ पे जो पहले हमने डेटर्स देखे थे, प्रोविजन देखे थे, इट वॉज 3,000, नाउ इट इज बीइंग मेंटेन्ड एट, मतलब इसे अब मेंटेन किया जाएगा एट 2,000। कहा जा रहा है कि इसमें से जो भी अभी तक हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे थे उसमें से 1,000 हमें डिक्रीज करना है, ठीक। सो ये हमारे लिए फायदे की बात है कि एक लायबिलिटी कम हो रही है, प्रोविजन कम मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक। तो उससे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, अमाउंट 1,000. Is there any information that we will consider in the revaluation account? No, we have considered all the values. ये आपका यूज होगा कंपनसेट करने में टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये आपका हो गया लोन अकाउंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा, ठीक। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। ओके, सो अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे बैलेंस। एज वी कैन क्लियरली सी
कि डेबिट साइड ज़्यादा है, एंड डेबिट साइड कौन सी साइड है रिवैल्यूएशन की, एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ जो आ रहा है अमाउंट वो आ रहा है 21,000, ठीक। तो हमें बैलेंसिंग कहाँ करनी पड़ेगी, हमें बैलेंसिंग करनी होगी एट द क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू विजय कैपिटल, दीपक्स कैपिटल, at last Sagar's capital. Okay, the amount of loss is, देखो टोटल वैल्यू है 21,000, 1,000 यहाँ ऑलरेडी था तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 20,000. नाउ वी नीड टू सी कि PSR क्या था, PSR था 5:3:2, ठीक. So this loss will be divided in 5:3:2. So whole loss will be divided in 10 parts. इनका सम कितना आ रहा है 5 + 3 + 8 + 2, ठीक है. सो 20,000 को पूरा डिवाइड कर देंगे 10 से, तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 2000, तो 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लो. 5 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 10,000, ठीक. इसी तरह 3 रेशियो की वैल्यू आ रही है 6,000 एंड 2 रेशियो की वैल्यू आ रही है 4,000. सो कुछ इस तरह से लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिवैल्यूएशन का अमंग दी पार्टनर्स. नाउ दी नेक्स्ट स्टेप क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना एंड यहाँ देखना कि कितना लोन ड्यू होगा ऑन दी दीपक, ठीक. सो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पर्टिकुलर विजय के कैपिटल हेड, ठीक है, दीपक एंड सागर. नेक्स्ट क्रेडिट साइड, अगेन पर्टिकुलर विजय, दीपक, सागर. ये होगी क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड. ओके, सो जो यहाँ हमें चीज़ें कंसिडर करनी है, सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हमें पता चलेगा कहाँ से, बैलेंस शीट से. सो यहाँ हमारे पास है विजय की कैपिटल 50,000, दीपक की है 40,000 एंड सागर की है 25,000. सो 50, 40, 25 हम यहाँ मेंशन कर देंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 40,000 एंड 25,000. ओके, फर्स्ट थिंग हम रिवैल्यूएशन को ही देख लेते हैं, ठीक है. रिवैल्यूएशन में लॉस था, तो लॉस तो पार्टनर से कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा. तो यहाँ पे कम हो जाएगी वैल्यू, ठीक. तो जब कम हो जाएगी वैल्यू तो ये कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है. सो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्लियर. सो हर एक पार्टनर के हेड पे जितना भी लॉस था वो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक. सो ये विजय के पार्ट पे आ रहा है 10,000 का लॉस, 6,000 दीपक के पार्ट पे एंड 4,000 सागर के पार्ट पे, ठीक है. ओके, मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पॉइंटर्स कहते हैं. रिवैल्यूएशन चेक, उसके बाद बैलेंस शीट चेक कर लो. बैलेंस शीट में क्या चेक करना है, फिक्टिशियस एसेट, एग्जिस्टिंग गुडविल इन दी बैलेंस शीट एंड देन यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ठीक, एंड एनी काइंड ऑफ रिजर्व, ठीक. ओके, सो अब बैलेंस शीट में देखते हैं क्या हमारे पास ऐसे कोई सर्टेन अमाउंट या कोई आइटम एग्जिस्ट करते हैं बैलेंस शीट में. तो यहाँ देखो गुडविल है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है
एंड यहाँ पे जो रिजर्व मेंटेन था इसको तो हम यूटिलाइज कर चुके हैं, ठीक, प्रोविडेंट फंड को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो गुडविल है ये राइट ऑफ की जाएगी, ठीक। एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, तो इसे भी राइट ऑफ किया जाएगा। सो दोनों अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यूज करके, एंड ये दोनों ही अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल से चार्ज करे जाएंगे, डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, एंड किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन दी ओल्ड पीएसआर। सो पहले गुडविल देख लेते हैं, गुडविल है 20,000, सो 20,000 को हमें तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना, ठीक, राइट ऑफ करेंगे इसलिए यहां लिखेंगे टू गुडविल, ठीक है, 20,000 का अमाउंट यही आएगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इतना ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर बैलेंस हमें एसेट साइड दिख रहा है इसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। वाई? क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक, तो हमें बैलेंसिंग जिस तरफ भी करनी होती है वो कहलाता है उसका अपोजिट बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट कब आएगा, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सो क्रेडिट साइड अगर ग्रेटर होगी डेबिट साइड से तभी यहाँ पे हमारा अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर आता है, जब हम बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के केस में डेबिट साइड करें तो ये कहलाता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। एंड जब भी हमें बैलेंसिंग डेबिट साइड करनी पड़े तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। एंड जब भी हमें बैलेंसिंग फिगर यहां करनी पड़े इट इज अवर डेबिट बैलेंस, ठीक। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी हमें बैलेंसिंग अगर क्रेडिट साइड करनी पड़ रही है देन दिस शोज द लॉस, ठीक। एंड बैलेंसिंग जब हम डेबिट साइड करते हैं तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है प्रॉफिट। रीजन देखो, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगी डेबिट साइड कम होगी, तो जिस साइड कम होती है उसी साइड तो बैलेंसिंग करते हैं ना। तो क्रेडिट साइड इनकम साइड है, तो इनकम साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग करनी पड़ी एक्सपेंस साइड। एंड अगर बैलेंसिंग क्रेडिट साइड करनी पड़ रही है तो इसका मतलब एक्सपेंस साइड ज्यादा है एंड इनकम साइड कम है, ठीक। तो अक्सर क्वेश्चन में आपने एक लाइन लिखी देखी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ठीक। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये प्रॉफिट है कि लॉस। तो सिंपली अगर नहीं याद आ रहा है एक काम करो, रफली क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, डेबिट एंड क्रेडिट लिखो। इतना तो ध्यान होगा ना कि डेबिट साइड पे हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे हम सारे इनकम लिखते हैं, एंड बैलेंसिंग फिगर जब भी हम डेबिट साइड करते हैं तो ये हमारा क्या आता है? प्रॉफिट आता है। एंड इस बैलेंसिंग फिगर को हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो ये बस ध्यान रखना है, डेबिट साइड बैलेंसिंग करोगे तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा एंड क्रेडिट साइड बैलेंस करोगे तो वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इतना समझ लो, लाइन अगर लिखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट। क्लियर, ठीक। सो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या अलग से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो भी आपको पता है कि आपको कैसे डील करना है, ठीक। तो इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। इसमें जो नेक्स्ट थिंग ध्यान रखना है, डेबिट बैलेंस हमेशा एसेट साइड, मतलब जो लॉस है वो हमेशा एसेट साइड दिखेगा एंड जो प्रॉफिट है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड दिखेगा, ठीक। सो ये लॉस है, लॉस को जो भी लास्ट लॉस था वो भी हम पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट कर देंगे, ओके। सो 10,000 है, इसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। 10,000 है, रेशियो है 5:3:2। सो विजय के हेड पे आया 5,000, दीपक के हेड पे आया 3,000 एंड सागर के हेड पे 2,000। क्लियर, डन है, ओके। नेक्स्ट थिंग यहाँ क्या दिखनी है? देखो हमारे पास जितने भी बैलेंस शीट की चीज़ें थी वो हमने कंसिडर कर ली एंड देन हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया रिवैल्यूएशन। अब बारी आती है किसकी? गुडविल की। सो यहाँ पे अब जो हमें देखना है गुडविल का ट्रीटमेंट। सो गुडविल का ट्रीटमेंट देखने के लिए हमें देखना होगा कि रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर है, ठीक। सो यहाँ हम सबसे पहले निकालेंगे दीपक्स शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। गुडविल कैलकुलेटेड कितनी है?
इट इज वैल्यूड एट 51,000 एंड दीपक का शेयर कितना है? दीपक का शेयर है 3:10। ओके, सो 15,300 का अमाउंट दीपक को रिसीव होना है एंड ये किससे रिसीव होना है? ये रिसीव होगा विजय से एंड सागर से। देखो क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं गिवन है, तो जो ओल्ड पीएसआर बचेगा रिमेनिंग पार्टनर के बीच में वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा गेनिंग रेशियो। सो अगर रेशियो था 5:3:2, ठीक, एंड ये था विजय, दीपक एंड सागर, तो इसमें से अगर दीपक चला गया तो कितना रेशियो बच रहा है? इट इज जस्ट 5:2। क्लियर? So this is the gaining ratio and this will also called as new PSR. Clear? तो हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो पे काम करना था, ठीक, कि जितना भी अमाउंट ऑफ गुडविल हमें पे करना है टू दी दीपक, दैट इज 15,300 का 5/7 देगा कौन? विजय, एंड 2/7 सागर देगा, ठीक। सो 15,300 5/7 15,300 2/7, अमाउंट कुछ डेसिमल में आएगा 10929 एंड दिस विल कम 4371, ठीक, ओके। क्लियर? सो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा कुछ पॉइंट में आएगा, आप जब करोगे तो ये पॉइंट में आएगा। जो राउंड ऑफ वैल्यू आ रही है पहले की 10,929 आ रही है एंड रेस्ट आ रही है 4,371। क्लियर? सो यहाँ देखो कोई भी इंफॉर्मेशन एज नहीं गिवन थी क्वेश्चन में रिगार्डिंग द न्यू पीएसआर, तो यहाँ मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि जो ओल्ड पीएसआर है उसी में हम वर्क करेंगे। सो सिंपली हमें क्या करना है, ओल्ड पीएसआर लिखना है और उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटा देना है, जो बचेगा वही गेनिंग रेशियो होगा, वही न्यू पीएसआर होगा, ठीक। सो अब हम यहाँ पे गुडविल में काम करेंगे कि गुडविल की एंट्री करेंगे इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रिसीव किसे होना है, दीपक को होना है, ठीक। तो यहाँ उसे रिसीव किससे होना है, बाय विजय's कैपिटल एंड बाय सागर्स कैपिटल, ठीक। अमाउंट वॉज 10,929 and the amount that Deepak is supposed to receive from Sagar is 4,371. 4,371. क्लियर? ओके। जो यहाँ नेक्स्ट थिंग हमें देखनी है कि अब हमने यहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ पे जो दीपक को कैपिटल रिसीव होनी, जो दीपक को अमाउंट ऑफ गुडविल रिसीव होना था वो हमने कर दिया, ठीक। सो यहाँ मेंशन करेंगे दीपक कैपिटल के नाम से, ठीक, ओके। यहाँ विजय की कैपिटल से हमें कितना एडजस्ट करना है, इट इज 10,929 10,929 एंड सागर से कैपिटल से हमें कितना एडजस्ट करना है, 4,371 4,371। क्लियर? ओके। यहाँ पे आप जो नेक्स्ट थिंग हमें कंसिडर करनी है, जितनी भी चीजें थी हमने कंसिडर कर ली, गुडविल हमने कंसिडर कर ली, ठीक है, एंड गुडविल के साथ साथ जो बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट था वी हैव डन दैट ऑल्सो। सो दिस हैज बीन डन एंड ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन ये भी डन, ठीक। जो लास्ट बचा है एडजस्टमेंट वो ये बचा, ठीक। सबसे पहले हमें यहाँ पे दीपक को और एक कैश में अमाउंट पे करना है, दैट इज 10,300 का अमाउंट पे करना है, ठीक है। सो यहाँ जो नेक्स्ट एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे वो हम दिखाएंगे कि दीपक का जितना भी अमाउंट था उसमें से 10,300 हमें कैश में पे करना है। तो अगर कैश में पे कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम होगी तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, ठीक। सो टू कैश करके लिख देंगे कि इतनी पेमेंट हो गई है दीपक को,
ठीक है। अब जितना भी अमाउंट रेस्ट बचेगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, उसे हम ट्रांसफर करेंगे टू दी लोन अकाउंट। सो अमाउंट आ रहा है, ओके, द अमाउंट इज कमिंग 55,300। क्लियर। अब इसमें से हम ये सारे अमाउंट हटा देंगे, ठीक। फिर जो बचेगा यहाँ देखना है कि ये अमाउंट कहाँ जाएगा, ये अमाउंट जाएगा दीपक के लोन में, ठीक है, टू दीपक्स लोन अकाउंट। क्लियर, ओके। अब एक एक करके सारे अमाउंट हम हटाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10,300 हटा दो तो इट इज कमिंग 45,000 में से देन हमें ये 3 अमाउंट भी हटाने होंगे। तो अमाउंट आ रहा है, सो दीपक्स लोन अमाउंट इज कमिंग 30,000। तो सम टोटल होगा 55,300। ओके, नाउ देख लेते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रही है कंटिन्यूइंग पार्टनर की, ठीक। ओके, विजय की टोटल कैपिटल है 50,000 एंड सागर की है 25,000। क्लियर, ओके। 50,000 में से ये सारे अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे एंड देन हमारा आ जाएगा क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, सो हम अकाउंट लोन अकाउंट को सेटल करके क्वेश्चन एंड कर सकते हैं, ठीक। सो यहाँ आना चाहिए 50,000 एंड यहाँ आना चाहिए बच्चों 25,000, ठीक। तो सिंपली क्या करो, 50,000 में से ये 4 अमाउंट हम डिडक्ट कर देंगे। इन 4 अमाउंट को डिडक्ट करने से अमाउंट आ रहा है, सो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ विजय इज कमिंग 14071। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, 50,000 में से ये पर्टिकुलर अमाउंट हमने हटाए हैं एंड देन यहाँ पे हमें जो कंसिडर करना है सागर का अमाउंट कंसिडर करना है। सागर के अमाउंट में भी यही करना है, 25,000 में से 4,000 देन 4,000 एंड देन 2 एंड 4,371 ये हमें अमाउंट हटाने हैं। द अमाउंट इज कमिंग 10629, 10,629। ओके, क्लोजिंग कैपिटल हमें बनाना नहीं है बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज भी करना था, इसलिए हमें बैलेंसिंग करनी जरूरी थी। सो ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर, और ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ओके, जो न्यू थिंग, जो न्यू अकाउंट हम इस क्वेश्चन में बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे दीपक लोन अकाउंट। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए दीपक रिटायर कब हो रहा है, दीपक रिटायर हो रहा है ईयर के एंड में। इट इज ऑन 31 मार्च 2021 को दीपक डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक। सो जब दीपक रिटायर हो रहा है तो अब हम देखेंगे जो उसका लोन अकाउंट है वो कब से रिप्रेजेंट होगा। जो उसका लोन अकाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। और अकाउंट्स में अगर हम बात करें, ईयर स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल को और एंड कब होते हैं, 31 मार्च को, ठीक। तो यहां तो हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2021 की, कि इस ईयर एंड में दीपक हो गया है रिटायर, दीपक ने बिजनेस को छोड़ दिया है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट ईयर जो हम उसकी कैपिटल रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम उसे लोन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दीपक हैज लेफ्ट दी फर्म एंड दीपक का कुछ अमाउंट फर्म के ऊपर ड्यू है जो कि फर्म इंस्टॉलमेंट में पे करेगी, ठीक। सो इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर जो हमें अकाउंटिंग करनी है, जो हम लोन पे करेंगे वो हम कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में लिखा है कि दीपक का जो भी अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या मतलब है, ईयरली बेसिस पे 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे निकाली जाएंगी एंड पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक। अगर हम बात करें दीपक का लोन है 30,000 का, ठीक, तो इसे 2 इक्वल मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इट इज 15,000 15,000। क्लियर, 15,000 के 2 इंस्टॉलमेंट हो गए। तो इन इंस्टॉलमेंट के साथ हमें पे करना है इंटरेस्ट भी, ठीक। मतलब जिस साल हम दीपक को 15,000 की पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट के साथ साथ हमें 12% इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी होगी। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे अकाउंटिंग किस ईयर स्टार्ट करेंगे, दीपक के लोन के लिए, किसके लिए, दीपक लोन के लिए हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2021 को। हम यहाँ दिखाएंगे कि हमने लोन अकाउंट कैरी फॉरवर्ड किया है, ब्रॉट डाउन हुआ वो नेक्स्ट ईयर में, एंड देन नेक्स्ट ईयर के एंड में दैट इज ऑन 31 मार्च 2022 इस साल
पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, क्योंकि कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 साल के अंदर पे कर देना है, ठीक। सो पहली इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे फर्स्ट ईयर में एंड दूसरी इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे सेकेंड ईयर में, क्लियर। तो अब आ जाते हैं हम लोन अकाउंट पे, ठीक है। लोन अकाउंट आपका कैसा अकाउंट होगा, लायबिलिटी अकाउंट होगा, ठीक। सो ये है आपका दीपक्स लोन अकाउंट। इसमें जो कॉलम बनेंगे वो पर्टिकुलर एज लोन किसी स्पेसिफाइड डेट पे पे ऑफ भी होगा, तो डेट का कॉलम बनाना जरूरी है, ठीक है। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड, ओके। अब बात आती है कि मैम इसमें बैलेंस कौन सा लिखें। तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय ध्यान दो, हमने यहाँ पे ये मेंशन किया था टू दीपक्स लोन अकाउंट, यही ब्रॉड फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर टू दी दीपक्स लोन अकाउंट। ये हम कब बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो ईयर विल बी 2021, क्लियर। एंड मंथ यहाँ कौन सा होगा, अप्रैल 1, अप्रैल 1, ओके। सो यहाँ हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे बाय दीपक्स कैपिटल। ये अमाउंट हमने कहाँ से लिया है, दीपक की कैपिटल से लिया है, ठीक। एंड ये अमाउंट हमें कब ब्रॉट डाउन करना है, ऑन 1 अप्रैल 2021। कितना अमाउंट हमें यहाँ कंसिडर करना है, इट इज 30,000। दीपक के लोन अकाउंट में हमने कितना अमाउंट यहाँ ट्रांसफर किया था, 30,000 का, 30,000 का किया था। सो ये हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक। आफ्टर राइटिंग द बैलेंस ऑफ द लोन अकाउंट, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इंटरेस्ट जो दिखाएंगे, जो कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें लोन पे करना है विद द 12% इंटरेस्ट। सो 12% इंटरेस्ट जितना भी बैलेंस अमाउंट होगा उस पर हम पे कर देंगे। सो फर्स्ट ईयर अगर देखें 30,000 का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट सबसे पहले हम ड्यू दिखाएंगे 31 मार्च को, ठीक, बाय इंटरेस्ट करके इट इज 3600, क्लियर। एंड देन सेम रेट पे हम पेमेंट करेंगे, ओके। पेमेंट हम डेबिट साइड क्यों कर रहे हैं, देखो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लोन क्या है, फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, सो फर्म के अकाउंट मेंटेन करिए, तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है एज पर मॉडर्न अप्रोच, वो कहाँ डिक्रीज होती है, वो डिक्रीज होती है ऑन दी डेबिट साइड, ठीक। एंड इंटरेस्ट से एज हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, विद दिस रीजनिंग हमने इंटरेस्ट को किया है क्रेडिट। सो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि जब भी लायबिलिटी में कोई वैल्यू ऐड हो रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से बर्डन इंक्रीज हो रहा हो, तो इस लायबिलिटी पे, इस लोन पे जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 3600 का, तो बताओ लोन अमाउंट में ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज है ना, तो ये हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, क्लियर। एंड जब हम इसे पे कर देंगे, इस अमाउंट को पे करेंगे, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हमें रिडक्शन कहाँ दिखाना है लायबिलिटी में, ऑन दी डेबिट साइड। सो 2022 को 31 मार्च को बाय बैंक करके हमें पेमेंट दिखानी है। इसमें हमें पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की करनी है, ठीक। 30,000 मंथ लिखिएगा, 30,000 में से सिर्फ अभी एक पार्ट पे करना है, ठीक। इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहला पार्ट हो गया 15,000, 15,000 के साथ साथ 3600 की पेमेंट होनी है, ठीक। सो इट इज 18,600, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे कि बैलेंस कितना बचा है, ये बैलेंस इट इज 2, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग देखेंगे कि लोन अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है फॉर द नेक्स्ट ईयर टू बी पेड ऑफ, ठीक। सो ये डेट यहाँ पे सेम रहेगी, टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट विल बी 15,000। सो ये फर्स्ट ईयर का डेटा हम इस तरह से एंड करेंगे, क्लियर। सो अब क्या करेंगे, इसी बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर
1 ईयर पेमेंट होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी विद इंटरेस्ट पेमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोन को सेटल कर रहे हैं, तो पहले ईयर हमने जो सेटलमेंट था वो दिखा दिया, अब नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2022 था ही, तो अब इसे हम कर देंगे 2022 अप्रैल 1, ठीक, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना हमें पे करना है। ओके, अब इसमें क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस, इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 को 31 मार्च पे, ठीक है। सो यहाँ हम बाय इंटरेस्ट शो करेंगे। ओके, अब यहाँ बात आती है इंटरेस्ट मैम कितना कैलकुलेट करेंगे। देखो, जितना अमाउंट ऑफ लोन ड्यू है उस पे लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। पहले अमाउंट ड्यू था 30,000, तो हमने यहाँ 30,000 पे 12% का इंटरेस्ट लगाया था। अब जो अमाउंट ड्यू है वो है कितना, 15,000 ड्यू है, तो 15,000 पे 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो अमाउंट इट विल बी 1800, क्लियर। एंड अब हमें ये एज सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट थी, एंड कहा गया था क्वेश्चन में कि 2 इंस्टॉलमेंट में लोन कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हो गई थी, तो सारा का सारा अमाउंट इस साल पे ऑफ कर देना, मतलब 2023 को ऑल द अमाउंट दैट इज ड्यू ऑन दीपक ये सारा सेटल करके पे कर देना, ठीक है। सो जो लास्ट अमाउंट बचा है ऑन दीपक इट इज 16,800, ठीक। इस अमाउंट की पेमेंट होगी 2023 को 31 मार्च, ठीक। इसे हम कहेंगे टू बैंक, एंड जितना भी अमाउंट यहाँ लिखा है वो पूरा अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी 15,000 की प्लस 1800, क्लियर। सो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा सेटल। सो कुछ इस तरह से हम सेटलमेंट ऑफ लोन दिखाएंगे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। यहाँ हमने अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया कि अगर लोन को पे ऑफ करने की बात आए तो कैसे करेंगे। अब इट कैन बी पेड इन दी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ एनुअल इंस्टॉलमेंट थी, ये हाफ ईयरली भी हो सकती है। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में पेमेंट करना, तो आपको इंटरेस्ट भी हर 6 मंथ्स पे, ईच एंड एवरी 6 मंथ्स पे यहाँ पेमेंट करनी होगी जब तक कि लोन पे नहीं हो जाए। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ड्यू अमाउंट पे। जैसे जैसे पेमेंट होती जाएगी वैसे वैसे ड्यू अमाउंट कम होता जाएगा, एंड ड्यू अमाउंट अगर आपका रिड्यूस होगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी रिड्यूस होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ। अब क्वेश्चन और कितने तरह के वैरी कर सकते हैं, देखो एनुअल हो सकती है जो कि हमने किया, हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, ठीक है। एंड किसी भी मोड में अगर कोई अलग मोड भी होगा तो वो आपको क्वेश्चन में डिफाइन होगा। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा एंड पेमेंट दिखानी होगी। पेमेंट आपको कुछ इस तरह से लाइबिलिटी अकाउंट बनाना होगा, एंड ईच एंड एवरी ईयर का डेटा आपको इस तरह से प्रेजेंट करना होगा। जैसे हमने 1 साल का डेटा यहाँ प्रेजेंट किया, उधर अकाउंट फिर हमने क्लोज किया, फिर हमने अगेन सेम ईयर का डेटा इसी अकाउंट में कंटिन्यू किया, ठीक। तो कुछ इस तरह से आपको अकाउंट बनाने होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे फर्दर इन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू अस फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू क्लास।